हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का ईवीएस क्वेश्चन है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। इसमें संसाधन के दो टाइप होते हैं, एक है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। इस क्वेश्चन को समझाने का मेन पर्पस है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ये तो पहला हम समझते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है। ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद पुनः उत्पादित किया जा सकता है या जिन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वन, चारागाह, जीव जंतु, मृदा, कृषि आदि क्षेत्र के संसाधन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मतलब वन जो जंगल वगैरह होते हैं, जीव जंतु, मृदा मतलब मिट्टी, कृषि वगैरह, ये सब चीज़ जो है इसका उदाहरण है। यद्यपि इन पदार्थों को भी अन्य अध्यक्ष संसाधनों की श्रेणी में रखा गया है, परंतु वास्तव में यदि अतिदोहन किया जाता है तथा संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वे नवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाता है। यानी कोई चीज़ों पर लगातार इस्तेमाल करते रहें और उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो एक न एक दिन जाके समाप्त हो सकता है। धरातल पर कुछ ऐसे अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग मनुष्य निर्विघ्न रूप से निरंतर करता आ रहा है, यानी लगातार करता आ रहा है, और ये कभी समाप्त न होने वाले संसाधन हैं, जैसे कि सौरिक ऊर्जा, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा आदि प्रकार के संसाधन हैं। इनमें कुछ संसाधनों का वर्णन इस प्रकार है। मिट्टी आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है। इन पर कृषि करके मनुष्य खाद्यान्न उगाता है, यानी कृषि खेतीबाड़ी करके जो उगाते हैं उसके अनेक औद्योगिक कच्चे माल की कृषि द्वारा प्राप्त किए जा रहे, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना, रबर, कहवा, चाय इत्यादि विभिन्न प्रकार के कृषि करके वहाँ पर कच्चा माल प्राप्त करते हैं। जिस देश की मिट्टी अनुर्वर हो जाती है उस देश की अर्थव्यवस्था व संस्कृति को नष्ट होने में अधिक समय लगता है। यानी जिस देश की मिट्टी बंजर हो जाती है उस देश का अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद हो जाता है, या फिर वहाँ की संस्कृति बिल्कुल नष्ट हो जाता है, या समय नहीं लगता है इसको ख़राब होने में। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति होता है क्या? वृक्ष होता है, घास होता है, झाड़ियाँ होती है, ये सब चीज़ प्राकृतिक वनस्पति है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, प्राकृतिक संसाधन होता है। और मनुष्य वनस्पतियों का उपयोग भोज्य पदार्थों यानी खाने के लिए, कच्चे मालों, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। वनस्पति से ईंधन के अतिरिक्त फल भी मिलते हैं, बीज भी मिलते हैं, पत्तियाँ भी, गोंद भी, रबर भी मिलते हैं, तेल भी मिलते हैं, लाख भी मिलते हैं, रेशा भी मिलता है, जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, आदि वस्तुएं प्राप्त होती है वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति से। और घास के मैदान में मानव पशुओं को चढ़ाता भी है, जीविका कमाता है, तथा पशुओं के विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ प्राप्त करता है, जैसे फर्नीचर हो गया, दिया सलाई हो गया, कागज़ हो गया, बीड़ी हो गया, रंग रोहन हो गया। खेल उद्योगों के लिए कच्चे मालों की प्राकृतिक वनस्पति तैयार की जाती है, जैसे बैट वगैरह हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका जल। पृथ्वी पर जल द्रव्य और ठोस और वाष्प तीनों रूप में विद्यमान है। इसका उपयोग मनुष्य विभिन्न रूपों में करता है। जल का प्राथमिक उपयोग नहाने, कपड़े धोने, खाना पकाने, सफाई करने आदि में निहित होता है, यानी ज़रूरी होता है। ये प्रथम ज़रूरी है लोगों का। इसके अतिरिक्त उद्योग जैसे कल कारखाने व अपशिष्टों को प्रवाहित करने, पक्षी विहारों को रख रखाव, मत्स्यिकी मतलब मछली, जल परिवहन आदि में भी जल का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जल से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा अत्यंत सस्ती होती है, यानी जल से जो भी ऊर्जा बनाया जाता है वो बिल्कुल सस्ता होता है। किसी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण का कोई डर नहीं होता, भय नहीं होता है। चौथा पॉइंट है सूर्य प्रकाश व धूप। सूर्य प्रकाश एवं उनमें निहित ऊर्जा मानव शरीर के जीवन के लिए उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का ताप पृथ्वी पर समस्त जीवधारी यानी पूरे जीवधारियों के संचार में शक्ति का कार्य करता है। इसमें सौर ऊर्जा भी उत्पन्न की जाने लगी है। अब इससे सोलर पैनल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है। इसमें रेलगाड़ियाँ व मोटर वाहन भी चलाए जाने लगे हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक और गैर परंपरागत स्रोतों के लिए भी अद्वितीय भूमिका होती है, यानी ऊर्जा का जो वैकल्पिक रूप है उसके रूप में भी इसको देखा जाने लगा है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक विशाल स्रोत सौर ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। शताब्दियों में आम लोग सूर्य की किरणों को उपभोग करते आए हैं। हमारे देश ने स्वतंत्रता के पश्चात सौर ऊर्जा के दोहन की दिशा में सराहनीय प्रयास किया है। मतलब बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो सके।
सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदल करके सोलर कुकर बनाया गया है, सोलर वाटर बनाया गया, हीटर बनाया गया, सौर वायु तापक भी बनाया गया, सौर हरित गृह भी बनाया गया, सौर शीतल भी बनाया गया, सौर पंपन भी बनाया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाया गया, सरकार के द्वारा कदम उठाया गया। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर विद्युत प्रकाश, इससे रेडियो टेलीविज़न चलाने के लिए भी काफ़ी सफलता पाई गई है। ऊर्जा सौर, और आज सौर ऊर्जा में ही गांव के जल पंप, घरेलू प्रकाश, सड़कों में खंभों में लाइटें आदि चल रही है। गांव में जो बहुत छोटे छोटे कस्बे होते हैं, जो पिछड़े हुए गांव होते हैं, वहाँ पर वहाँ के नज़दीकी मुखिया वगैरह द्वारा जो सोलर पैनल लगाया जाता है वो पूरा दिन बैटरी चार्ज होती है और रात में जलता है। इसके अतिरिक्त खारे पानी को सौर ऊर्जा में मीठे पानी में परिवर्तित करने का भी प्रयास किए गए जा रहे हैं। मतलब अभी कोशिश किया जा रहा है कि खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रदूषण मुक्त कभी खत्म नहीं होने वाले सौर ऊर्जा के भरपूर दोहन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सका। यानी अभी ये कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी नहीं हो सका है। सूर्य के प्रकाश में प्रत्येक दिन 75 खरब किलोवाट ऊर्जा रहती है। 75 खरब, इसका 0.1% हमारे देश में पहुंचता है। 75 खरब का 0.1% हमारे देश में होता है, जो औसतन 5 किलोवाट वर्ग मील और ऊर्जा में 300 दिन देश में प्राप्त होती है। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में 5 से 10 किलोवाट प्रति वर्ष सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रारंभ में तकनीक उपलब्धता के कारण ऊर्जा का दोहन कुछ खास क्षेत्रों में ही किया जाता है। मतलब इतना तो आता है, लेकिन हमारे या किसी भी देश के पास उतना तकनीक नहीं है कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पूर्ण रूप से कर सके। कुछ खास क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया। सरकार ने उत्पादक उपभोक्ता को वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से सौर ऊर्जा का दोहन और इसके लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। अब सरकार ने इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए सरकार ने जो कंपनियां होती हैं उनको पैसे भी दे रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सके। विश्व में विशालतम और सौर भट्टी लॉस एंजेलिस अमेरिका में 140 मील उत्तर पूर्व की ओर मोजाक मरुस्थल लूज में स्थापित किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी विशाल सौर ऊर्जा का वहाँ पर है। इसमें 9 विशाल सौर विद्युत उत्पादक संयंत्र संचालित होते हैं। मतलब 9 विशाल और सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र को चलाते हैं वहाँ पर, जो विश्व की 92% सौर विद्युत उत्पादन करते हैं। यानी अमेरिका जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, 92%। उसके बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी, पवन का मतलब हवा से ऊर्जा बनाने वाली। वायु द्वारा संचालित पवन ऊर्जा का उपयोग बहुत पुराना है। ईंधन में ईसा की 7वीं शताब्दी में अन्न पीसने के लिए चक्कियों को प्रमाण मिलते थे। इंग्लैंड में 166 में निर्मित सबसे पुरानी पवन चक्की आज भी कार्य रहती है। यानी इंग्लैंड में 166 वर्ष पहले बना हुआ था, वो आज भी काम कर रहा है। प्राचीन काल में अमेरिका में के पार मैदान में जल पंपिंग के लिए भी पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। वर्तमान में भारत के मध्य गंगा सिंध के मैदानी क्षेत्र में पवन ऊर्जा की सहायता से अनेक जगहों पर 100 फीट गहराई से पानी खींचने और घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 2 किलोवाट के विद्युत संयंत्र का काम करते हैं। यानी भारत के कुछ इलाकों में भी करते हैं। पवन शक्ति में चलित पवन चक्की जनरेटरों की सहायता से बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पन्न करते हैं और प्रयत्न किए जा रहे हैं। विश्व का विशालतम पवन शक्ति जनरेटर जर्मनी के फ्रिस्टियन तट पर स्थापित है। उसके बाद है बच्चों भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर 1 से 5 मील की गहराई पर उसमें चट्टान पाई जाती है, जिससे वहाँ तापमान बहुत अधिक होता है और कभी कभी ज्वालामुखी फटने के समय गर्म लावा के रूप में, गर्म जल के स्रोतों के रूप में बाहर निकलता है और इस ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और भूतापीय ऊर्जा को वाष्पित करके टरबाइन चलाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी तट और उत्तर पश्चिमी हिमालय, नर्मदा घाटी और दामोदर घाटी के क्षेत्र में इस ऊर्जा के भंडार मिलते हैं या पाए जाते हैं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा, यह समुद्र में उठने वाले ज्वार के चढ़ने उतरने की प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। चीन एवं रूस जैसे देशों ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। भारत में कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन में ज्वारीय ऊर्जा से शक्ति उत्पादन संभव है, परंतु रहित इस ऊर्जा को लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिका के फुंडी की खाड़ी में और विभिन्न भागों में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त हेतु किए जाते आ रहे हैं। अब उसके बाद और नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसका एक बार दोहन करने के बाद पुनः पूर्ति या निर्माण
निकट भविष्य में संभव नहीं, यानी एक बार अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूसरी बार इसको प्राप्त करना असंभव है, यह संभव ही नहीं है। उसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं, धरातल पर इसकी मात्रा सीमित है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, धात्विक हो गया, अधात्विक खनिज हो गया, इस श्रेणी में आते हैं। इनमें प्रमुख संसाधनों वर्णन है, इसमें ऊर्जा का संसाधन और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जिनको जीवाश्मयी ईंधन कहा जाता है और अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम इस श्रेणी के उदाहरण हैं। इसके भंडार सीमित है, कभी न कभी समाप्त हो सकता है। इनके अधिकाधिक उपयोग से ही आज पर्यावरण प्रदूषण और असंतुलन की समस्या उत्पन्न। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, जो एक समस्या पैदा हो चुका है पूरी दुनिया में। खनिज संसाधन क्या होता है? खनिज संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। अलोह धातु, जिससे रांगा, टीन, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम आदि ये सभी चीज़ें जो है धातु अयस्क के रूप में मिलती है। रासायनिक क्रियाओं पर खनिजों को परिष्कृत का शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सके, जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया। राजस्थान के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। लोह धातु, जैसे लोह अयस्क, पेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट बहुयात से प्राप्त होते हैं। कुछ धातु जैसे टंगस्टन हो गया, मेलेडियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये लोह में उपस्थित रहता है। बहुमूल्य धातु जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि बहुमूल्य धातुएं हैं। इनके भंडार पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है। औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारतवर्ष में सोने चांदी खाने कर्नाटक के कोलार जिले में और रायचूर जिले के हड्डी में स्थित है, यानी भारत में भी कुछ जगह पर सोने का उत्पादन होता है। अधात्विक खनिजों का अधिकांश उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, अतः इन्हें औद्योगिक खनिज भी कहते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रूप से ही होता है। इनके गुणों के आधार पर इनके श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके गुणों के आधार पर इसको हम बांट सकते हैं। उष्मारोधी, उच्च ताप सह एवं मृत्तिका खनिज, उदाहरण के लिए वेस्टेट, फेल्सपार, क्वार्टर्स, डोलोमाइट, चीनी मृत्तिका, और इलेक्ट्रॉनिक एवं आणविक खनिज जो होता है, उदाहरण के लिए अभ्रक और यूरेनियम। अभ्रक जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।